बहुत सारे मीडिया में और सामाजिक स्तर पे काफी बात भी फैली थी आपके लव मैरिज को लेकर। हमारे बीच अनकॉमन जो था वो था जाति। कौन आपके रोल मॉडल है? डेफिनेटली प्रशांत किशोर। प्रशांत में सबसे बड़ी चीज आपको क्या लगती है? क्या ऐसे प्रशांत में आपको दिखता है कि प्रशांत इज द मास्टरमाइंड ऑफ पॉलिटिक्स? वो चीज मेरे को उनकी स्ट्रेटेजी अच्छी लगी कि अगर आपको पॉलिटिक्स करना है तो फर्स्ट यू नीड टू नो द डेटा। एज ए महिला आप मोतिहारी में क्या ऐसा काम करना चाहते हैं मोतिहारी के लिए खासकर कि लोग आपके प्रति रुझान बढ़े कि हम आप ही को चुने? मैं चाहती हूँ कि मेरा जो शहर है वो प्रॉपर टाउनशिप मॉडल की तरफ आगे बढ़े। जनप्रतिनिधि अगर आप इस एज ए महिला के रूप में अगर आप यहाँ से खड़े होते तो महिला के रूप में क्या आप पहला चीज क्या देखते? फर्स्ट मेरा शिक्षा ही होगा। रितु जी कि अगर आपको जनस्वराज से टिकट नहीं मिलता है तो फिर आपका अगला प्रयास क्या रहेगा? क्या आप खुद चुनाव लड़ना चाहेंगे या फिर जनस्वराज टिकट नहीं देगा तो फिर आप बैक हो जाएंगे? जनस्वराज सिर्फ मेरे लिए पार्टी नहीं है, जनस्वराज मेरा इंटरेस्ट है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ किशोर, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस वाई आइक्रोएक्स। हमारे साथ है जाने मानी हस्ती मोतिहारी की जनस्वराज से नेत्री रितु रंजन जी, जो अपने क्षेत्र में सामाजिक लेवल पे भी काफी आगे रहती है और साथ ही साथ पॉलिटिकल लेवल में भी अपने क्षेत्र में काफी एक्टिव है। तो उनके साथ हम उनके सामाजिक स्तर पे, उनके राजनीतिक स्तर पे हम बातें करेंगे और जानेंगे कि मोतिहारी में आपका सफर कैसा रहा है और साथ ही साथ राजनीतिक लेवल पे जब आप यहाँ पे आए हैं तो किस तरह से आप संभावनाओं को देख रहे हैं। ठीक है, नमस्कार रितु जी, आपको यहाँ पर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए थैंक यू सो मच। नमस्ते। तो रितु जी, सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि जैसे रितु रंजन के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें तो आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं, 2-3 लाइन में, या कुछ बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं रितु रंजन हूँ। मैं जनस्वराज की नगर निगम महिला अध्यक्ष हूँ और मैं भावी प्रत्याशी भी हूँ मोतिहारी की। इसके पहले मैंने अपना MBA जो है मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है और मैं MSME के थ्रू अपना एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो स्टार्ट किया था 2021 में रिदवेयर्स के नाम से। और मैं एक प्राइवेट NGO इनरविल बापूधाम है उसकी सेक्रेटरी भी हूँ। ओके, तो रितु जी, जैसे मैं आपके बारे में जो समझ में मुझे आया है, जैसे कि आपने थोड़ी आपकी जो जीवनी को जो मैंने समझा हूं मैं, जैसे आपने बताया था कि एक बार किसी से कि आप लव मैरिज किए हुए। तो ये लव मैरिज का बहुत सारे फिर मीडिया में और सामाजिक स्तर पे काफी बात भी फैली थी आपके लव मैरिज को लेकर। थोड़ा बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को किस तरह का मतलब किस तरह का आपको वो फीलिंग आती है जब लोग पूछते हैं कि आपकी लव मैरिज कैसा रहा? या एग्जैक्टली, क्योंकि हम जिस परिवेश और समाज से आते हैं वहाँ पे लव मैरिज एक बहुत बड़ा मैटर है और उसमें भी अगर वो लव मैरिज इंटरकास्ट हो तो थोड़ा बज हो जाता है, शहर में भी बज होते हैं। शादी एक बहुत प्राइवेट और निजी मामला होता है, लेकिन मेरी जो शादी रही इसलिए बज हो गया क्योंकि ये इसी शहर का हो गया। हम दोनों इसी शहर से हैं, हम दोनों क्लासमेट भी रहे हैं। अच्छा। और हमारे बीच अनकॉमन जो था वो था जाति। जैसे बिहार में बहुत जातिवाद है, लोग सुनते हैं, तो इंटरकास्ट मैरिज थी मेरी। तो मेरी कम्युनिटी अलग है और मेरे हस्बैंड की कम्युनिटी अलग है। मैं श्रीवास्तव कम्युनिटी से हूँ और मेरे हस्बैंड जो है बनिया कम्युनिटी से हैं, लेकिन हो गई। अच्छा, तो फिर जैसे सामाजिक लेवल पे बहुत लोग बोलते हैं आपके बारे में कि बहुत शादी लव मैरिज करने के बाद काफी कुछ लोग तरह तरह की बातें निकाले थे, बहुत सारी चीजें सुनने को आया था। तो आपको क्या लगता है कि ये लव मैरिज अच्छा है या फिर लगता है कि थोड़ा स्ट्रगल है लव मैरिज में, या फिर लगता है कि लोगों को भी लव मैरिज के प्रति आगे आना चाहिए या नहीं? ये देखिए, ये कुछ सोचा समझा ऐसा कुछ नहीं था। लव जैसी कोई चीज नहीं थी। हमारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी और आपने बोला लोगों ने बहुत कुछ कहा था, तो मैं लकी हूँ इस मामले में क्योंकि मुझे ज्यादा प्यार मिला मतलब मैं श्रीवास्तव से बनिया कम्युनिटी में गई। हो सकता है कि मेरे जो हस्बैंड की फैमिली है वो काफी फेमस है मोतिहारी में। मेरे हस्बैंड का बहुत पुराना दे आर फ्रॉम बिजनेसमैन फैमिली, अशोक ड्रेसेस है और भी मेरे जो चाचा ससुर हैं वो रन करते हैं और मेरे हस्बैंड रेनबो फैशन चलाते हैं। तो काफी प्यार उनके कम्युनिटी से भी मुझे बहुत प्यार मिला और मेरी शादी को लेके मतलब नेगेटिविटी और नेगेटिव बातें नहीं हुई। हो सकता है कि मैं भी बहुत मैच्योर इनफ होके ये हमने डिसीजन लिया था। ये बहुत बचकान नहीं था कि ड्यूरिंग स्टडी हमने ये कर लिया, नहीं। जब मैंने अपना कैरियर सेटल किया एंड देन मेरे हस्बैंड का भी कैरियर तो ऑलरेडी सेट था,
तो जब आप दो मैच्योर लोग एक मैच्योर डिसीजन लेते हैं तो लोग उसको समझते हैं. इट वॉज नॉट लाइक सो किडिस एंड चाइल्डिश डिजायर एंड किडिस थिंग. तो मेरे फादर और मदर या मेरा एल्डर ब्रदर है, तो मेरी फैमिली अमृत को बहुत पहले से, अमृत जी जो है, अमृत चौधरी को मेरे हस्बैंड है, तो हम लोग एक स्कूल में थे. हम लोग +2 से साथ में पढ़ते थे. तो मेरी फैमिली और उनकी फैमिली जो है, हम लोग काफ़ी एक दूसरे से वो फैमिलियर थे और ये फ्रेंडशिप बढ़ती चली गई. वी डोंट नो कि समहाउ इट्स चेंज इन लव. और ये डिसीजन ऐसा नहीं था कि हमने एक टाइम पे अमृत हैज फेसिंग सम इमोशनल इश्यूज. उसके फादर बहुत कम एज में एक्सपायर हो गए. तो देन इट्स टर्न इनटू दैट केयर, दैट फ्रेंडशिप केयर चेंज्ड इन लव. तो ये लोगों का थैंक्स टू गॉड कि इतना लोग बहुत नेगेटिव देखते हैं, लेकिन मेरी जो शादी हुई लोग इसको बहुत प्यार से देखते हैं. क्या बात है, क्या बात. तो रितु जी, जैसे जो आपकी हम जर्नी को जो समझे है, जैसे तो आप अभी रिसेंट में आप पॉलिटिक्स में भी आना चाह रहे हैं, जैसे अभी आप चाह रहे हैं कि हमको जन स्वराज से के तहत में जुड़ के हम सामाजिक स्तर पे हम आगे आए. तो आपको सबसे रोल मॉडल को क्या लगता है, कौन आपके रोल मॉडल है पॉलिटिकल अगर देखा जाए तो, राजनीतिक स्तर पे? ऑनेस्टली आपको बताते हैं, जब हम लोग अपने स्कूलिंग टाइम में थे उस समय सुषमा स्वराज हम लोग को बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि सुषमा जी का जो एक वुमेन्स नेतृत्व रहा है वो काफ़ी बोल्ड और विदाउट फियर एंड विदाउट एनी स्कैंडल्स, जिससे विमेन्स एंड डर्टी पॉलिटिक्स साइमल्टेनियसली चलते हैं. उस टाइम उस एरा पे आपको सुषमा स्वराज जैसा लीडरशिप मिलता है, ममता बनर्जी जैसा मिलता है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि मेरे को सुषमा जी ज़्यादा अच्छी लगती थी, क्योंकि जिस विजन से और जिस चीज़ को और जिस बेबाक तरीके से वो रखती थी, वो आज के समय में उसकी कमी महसूस हो रही है सुषमा जी के नहीं रहने से. तो मेरी बचपन से अगर मेरे अंदर पॉलिटिक्स डिजायर रहा होगा तो ड्यू टू सुषमा जी रहा होगा. अटल बिहारी वाजपेयी भी मुझे बहुत, उनकी कविताएं और उनका जो नेशन के प्रति जो लव और रिस्पेक्ट टू एवरीवन जो रहा है, वो भी मेरे को काफी अट्रैक्ट किया है. आज के दिनों में आप बात करेंगे तो डेफिनेटली प्रशांत किशोर, विदाउट एनी डाउट प्रशांत जी. पहले तो प्रशांत जी को मैं अपना गुरु मानती हूँ, क्योंकि वो जो है एक इलेक्शन मैनेजमेंट को लेके आए. और मैं मैनेजमेंट की छात्रा थी जब उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया और वो इंडिया आए. अभी मेरे को जाके पता लगा कि ही वॉज वर्किंग सिंस 2008 फॉर 2014 इलेक्शन. 2014 के लिए वो बंदा 2008 से प्रिपेयर कर रहा था. तो जब हम लोग प्रशांत जी से मिले एज ए देयर वाज अ सेमिनार एट माय कॉलेज की द फेस बिहाइंड मोदी विनिंग, और वो बहुत एज ए बिहारी मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था, क्योंकि एवरी डे आई वाज इन हरियाणा. तो यू नो हरियाणवी इज लाइक बिहारन बिहारन बिहारन, एंड इट वाज नॉट फॉर दैट फॉर माय प्लस पॉइंट. इट वाज रियली एंड टोटली नेगेटिव, लाइक बिहारी एज ए गाली एवरीवन नोज. तो पीपल हैज दैट माइंडसेट कि ये बिहारन है, तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स कि लेबर क्लास आप लगा लीजिए, आप किस भी फैमिली से हो, वट एवर योर ब्रदर इज IAS और IPS, इट डजंट मैटर. तो वो बिहारन 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 होता था. तो जब ये एक प्रॉपर सेमिनार निकलता है एक बिहारी लड़के के ऊपर, तो उस दिन मैंने ये बहुत प्राउड से बोला कि भाई एक पूरा 3 घंटा निकाल दिया आपने एक बिहारी के ऊपर. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हम लोग कितने इंटेलेक्चुअल्स हैं और हमारे पास कितनी प्रतिभा है. तो तब से मैं बहुत डिजायर करती हूँ प्रशांत जी को, और ये मेरा सौभाग्य है कि जब मेरे को उनसे जुड़ने का मौका मिला तो मैंने 1 सेकेंड भी बिना गवाए आई थॉट कि यार आई शुड ऑल्सो स्टार्ट माई पॉलिटिकल इनिंग फ्रॉम प्रशांत जी टीम.
वाओ। तो प्रशांत में सबसे बड़ी चीज आपको क्या लगती है? क्या ऐसे ही प्रशांत में आपको दिखता है कि प्रशांत इज द मास्टरमाइंड ऑफ पॉलिटिक्स? Yes. तो क्या आपको लगा प्रशांत में वो एक ट्यूनिंग पॉइंट Yes. जो आपको पॉलिटिक्स के प्रति आपको सजेस्ट किया कि मुझे पॉलिटिक्स में आनी चाहिए? प्रशांत जी ने पॉलिटिक्स जैसे कॉम्प्लिकेटेड चीज को बहुत सिंपल डिवाइन कर दिया। जैसे मेरे से लोगों को भी पॉलिटिक्स को समझ में आने लगा। जो उन्होंने सिंपल तरीके से पॉलिटिक्स को देखने का एक नजरिया बनाया, अपना विजन दिया, वो चीज़ मेरे को उनकी स्ट्रैटेजी अच्छी लगी कि अगर आपको पॉलिटिक्स करना है तो फर्स्ट यू नीड टू नो द डेटा प्रॉपर। मेरे को डेटा, जबकि आपको बहुत सरप्राइज होगा कि मैं मैनेजमेंट के लिए, बस आई डोंट बिलीव इन डेटा। मैं मार्केटिंग की बंदी हूँ और डेटा आप समझ सकते हैं, बट वी वर्क बियॉन्ड डेटा। मार्केटिंग में सेट नहीं है आपका। तो लेकिन प्रशांत जी ने जिस तरीके से पॉलिटिक्स को आजकल डिफाइन किया है, या बिहार पॉलिटिक्स को इतना सिंपली उन्होंने टारगेट किया है, टारगेट ऑडियंस दिया है कि भाई हम पीछे हैं बच्चों में, तो बच्चे हो गए, कहाँ कहाँ हमारा ग्रोथ रुक रहा है, हमारा मैन पावर जो है दूसरे स्टेट को जा रहा है। तो उन्होंने जिस तरह टारगेट किया पॉलिटिक्स में चीज़ों को, वो चीज़ें मेरे को बहुत अट्रैक्ट की कि उन्होंने बहुत सिंपली एंड बहुत विजनरी तरीके से इसको लोगों के समक्ष रखा। तो ऋतु जी, मैं आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे आप मोतिहारी से अपने कैरियर को एक नई उड़ान की ओर ले जाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मुझे एक बार मौका मिले यहाँ पर, तो एज ए महिला आप मोतिहारी में क्या ऐसा काम करना चाहते हैं, मोतिहारी के लिए खासकर, कि लोग आपके प्रति रुझान बढ़े कि हम आप ही को चुने? तो ऐसा क्या लगता है आपको? देखिए, मोतिहारी में जो प्रतिभा की कमी नहीं है, बुद्धिजीवी वर्ग भी बहुत अच्छे हैं। मोतिहारी में मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को जो स्पार्क नहीं मिल रहा है, अब तक नहीं मिला। हम 20 साल पीछे अभी फ्लाईओवर्स ले रहे हैं। अभी जहां हम लोग को जिस ऊंचाई पे हो जाना चाहिए था, हमारा जो मार्केट का प्लेस है जहां से बहुत पैसा निकल सकता है, अभी वो क्षेत्र हमारा सीमित हो गया है। अभी जैसे लोग इतना पॉलिटिक्स करके मोती झील के ऊपर राजनीति करते हैं, वोट लेते हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो शहर है वो प्रॉपर टाउनशिप मॉडल की तरफ आगे बढ़े। अब हाई टाइम हो गया भाई, एक ही चीज, एक ही मोती झील पे आप आते हैं, राजनीति करते हैं, वोट लेते हैं। अभी भी हम क्या है, तो गली में जाते हैं तो हमारा इश्यू होता है कि जगह जगह नाली नहीं बना है। तो ये आप समझ सकते हैं कि हम लोग जो है विकास की किस प्रकाष्ठा पे है, कि अभी भी स्टिल हम 10वें नंबर पे हैं, कि अभी भी हम बात करने आए हैं तो नाली बनवा दीजिए, सड़क बनवा दीजिए, गली पक्का करवा दीजिए, मार्केट जैसे अभी का है। अगर अच्छी सरकार होती है, अभी जैसे 2005 से लेकर 2025 तक अभी जो विधायक हैं हमारे, अगर ये सारा काम जो है, अगर अच्छे से चैनल वाइज प्रोटोकॉल अच्छा रहा होता, वार्ड कमिश्नर के साथ या मेयर के साथ उनकी ट्यूनिंग अच्छी रही होती, अगर ये फ्रंट का काम हो गया रहता, तो हम कुछ डेवलपमेंट ऊपर का करते, हम मनरेगा अच्छा कर सकते थे, हम नगर निगम को अच्छा हाईटेक बना सकते थे। हमारे यहाँ पार्किंग का इश्यू आ रहा है मार्केट में, तो बहुत सारी ऐसी चीजें, ये टाउनशिप की चीजें मैं मोतिहारी के बुद्धिजीवी वर्गों का कर रही हूँ। जैसे है बिजनेस बहुत सारे एरिया से आ सकता है, वो आ नहीं रहा है आजकल। फिर से पहले 90s के जमाने की तरह जो लोग हैं, जो पहले हमारे यहाँ रंगदारी अभी बीच में कुछ कम हुआ था, अभी फिर से वो माफिया और अब जो बोले उसका जो है, फिर से वो लग रहा है कि वो दौर जो है वो बैक आ रहा है। तो चीजों को कंट्रोल और सिक्योरिटी करने की जरूरत है कि लोग सिक्योर हो। मोतिहारी के बिजनेसमैन हैं जो सोचते हैं नहीं भाई इससे ज्यादा पैसा नहीं दिखा सकते हैं, हाईलाइटेड हो जाएंगे। बहुत लोग हैं जो अपने आप को छुपा रहे हैं। तो इन सारे क्राइटेरियाज को मनरेगा का डेवलपमेंट करना, नगर निगम डेवलपमेंट करना, कि मार्केट का जो है सुंदर मोती झील के आसपास भी मार्केट, क्योंकि जगह मीना बाजार का बहुत कम है। ओके, तो आपने क्या उसके लिए कुछ ऐसा प्लानिंग मॉडल आपने कुछ
डेवलप किया है, या फिर अभी आप सोच रहे हैं कि जब मैं जीत के आऊंगा या फिर अगर मुझे एक चांस मिलता है यहाँ पर तो हम उसके बारे में विचार करेंगे? पहले से आपने कुछ ऐसा ड्रॉबैक, कुछ ऐसा बिल्कुल, मैंने इसके ऊपर बिल्कुल प्रॉपर टाउनशिप मॉडल जो है मैंने स्टडी किया है कि क्या संभावनाएं हो सकती हैं अगर हम क्योंकि अभी जो पगड़ी का अमाउंट है, सारे बिजनेसमैन ऐसे नहीं हैं जो 20-25 साल से मीना बाजार में है, जो जिन्होंने पैसा बना लिया है वही अफोर्ड कर सकते हैं। तो जितने न्यू कॉमर्स हैं, जितने नए एंटरप्रेन्योर हैं, वो डेयर नहीं कर सकते क्योंकि जो पगड़ी का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है। और इतना मतलब आप धांधली बोल लीजिए उसको, नगर निगम का जो मार्केट है, जो नगर पालिका मार्केट है, उसमें जो है जितने विधायक हैं उनके नाम पे 10 होगा, किसी और के नाम पे है, लॉटेड है, उसमें वार्ड पार्षद का है। तो नॉर्मल लोग जो मुख्यधारा के आम नागरिक जो है मोतिहारी के, वो सुविधा से वंचित है। तो उन लोगों को फिर डबल किराया देना पड़ता है। तो लीज पे जो दुकानें हैं, लीज बरसों से, मोर देन 50 ईयर्स से उसका रिन्यूअल नहीं हुआ है, काम ही नहीं हुआ है। तो इतने मैं भी एक बिजनेस वुमेन हूँ, मेरे को भी सेम ही कंडीशन आया। तो जब आप फील्ड में रहते हैं, जब आप काम करते हैं, आप जिस शहर के रहते हैं, तो उस शहर का प्रॉब्लम हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि कहाँ दिक्कत है, और आपको पता है कि किस जगह पे काम करना है और किसकी वजह से काम रुका है। तो वो बोलते हैं कि आप लोग बहुत लोग मेरे को ऐसे, जब मैं फील्ड में गई और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसरिंग किया, तो लोग बोले क्यों आपको जरूरत है किसी पार्टी से आने का, आप खुद क्यों नहीं कर लेते? भैया, खुद करने के लिए चप्पलें घिस जानी है। सही बात। जो लोग मेरे को एडवाइस दे रहे हैं, भाई आप ही मेरे साथ चल के करा लो काम, फिर मेरे को क्या ही जरूरत है इतनी मेहनत करने की और पब्लिक फेस बनने का। ये बहुत टफ काम है, जनप्रतिनिधि बनना बहुत मेहनत का काम है। इट्स बेटर टू बी अ बिजनेसमैन। सही बात, सही बात। तो एक चीज मैं आपसे ऋतु जी ये जानना चाहूंगा मैं कि एज ए जनप्रतिनिधि, अगर आप इस एज ए महिला के रूप में अगर आप यहाँ से खड़े होते, तो महिला के रूप में क्या आप पहला चीज क्या देखते हैं कि क्या महिलाओं का जो सुरक्षा है, या महिलाओं की जो शिक्षा है, महिलाओं का स्वास्थ्य है, तो आपका पहला फोकस किस में रहेगा? सुरक्षा पे रहेगा, स्वास्थ्य पे रहेगा, शिक्षा पे रहेगा, या फिर आपके हिसाब से क्या हो सकता है? फर्स्ट मेरा शिक्षा ही होगा, क्योंकि एक शिक्षित समाज ही एक शिक्षित और विकासशील और विकसित माइंडसेट का निर्माण करती है। तो ये जो शिक्षा है, मैं बोलूंगी महिलाओं के लिए नहीं, हमारे पुरुष वर्ग समाज के लिए भी, जो मानसिकता जो दूषित हो गई है, अगर हम उस शिक्षा पे, उस मोनोपोली पे और उस साइकोलॉजी पे बात करेंगे, तो हमारे यहाँ जो छोटी बच्चियों के साथ जो रेप केस हो रहे हैं, कांड हो रहा, अभी जो करंट कुटनी वाला हुआ, दैट वाज सो मतलब वर्स्ट, बहुत वर्स्ट था वो। तो वैसे कंडीशन से अगर हम बचपन से ही जो हमारे लड़के और लड़कियां हैं, अगर हम वो स्कूल से ही उनकी जागरूकता शुरू करते हैं, और जितने एनजीओ है उनको इनवाइट्स करते हैं कि अगर हमारे टीचर सक्सेस नहीं हो रहे हैं, तो अगर हम प्राइवेट एंड गवर्नमेंट बोथ को एक मुख्य धारा से जोड़ के आगे करेंगे, तो निश्चित ही रूप से इस चीज पे हम लोग एक दिन इस मानसिकता पर विजय प्राप्त कर लेंगे। बहुत बढ़िया। तो जैसे रितु जी आपने बताया था कि मुझे जो सुनने में आया था कि आप कुछ एनजीओ को भी रन करते हैं और कुछ अलग अलग सामाजिक स्तर पे अलग अलग लोगों के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो वो एनजीओ किस तरह का एनजीओ है और क्या एनजीओ काम करती है, तो बताएंगे? मैं एक रोटरी का पार्ट है इनरविल बापूधाम, वो नया क्लब है, उसकी सेक्रेटरी हूँ, और उसके पहले इनरविल लेक टाउन है, उसमें बहुत सारी जो है फीमेल लीड्स हैं जो बहुत अच्छा काम करती है। इनका काम है कि महिलाओं की जो सामाजिक स्थिति है उसको सुदृढ़ बनाया, जो गरीब तबके की लड़कियां हैं जो अच्छे से अफोर्ड नहीं कर सकती हैं शिक्षा, उसको पूरे टीम के द्वारा सारे लोग मिलके अपना फंडिंग करते हैं, और उस फंडिंग से लोग एक स्कूल को गोद लेते हैं। बहुत मतलब होली रीजन्स है इसका, और जितनी औरतें हैं वो ऐसा नहीं है कि हम लोग इसके लिए कहीं से डोनेशन लेते, नहीं, ये सारे लोग अपने बचत से फंडिंग कर
करते हैं इसकी, और हम लोग जो है बीमारियों का अवेयरनेस जगाते हैं, जो लड़कियां हैं उनको हाइजीन रहना सिखाते हैं, जो पीरियड्स प्रॉब्लम है, जैसे जागरूकता बढ़े, अवेयरनेस बढ़े। तो हर एजुकेशन हम लोग सेक्सुअल एजुकेशन भी देते हैं कि अभी से ही जो जागरूकता होगी तो लड़कियों के बीच में भी जब ये सारा अवेयरनेस जागरूकता आएगी तो बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। बहुत सारे डॉक्टर्स, फीमेल डॉक्टर्स जो है इनरविल क्लब में हैं, उसके थ्रू हम लोग जो है कैंसर अवेयरनेस, ब्रेस्ट कैंसर, ये तो अभी तक अगर देखा जाए तो कितने सामाजिक स्तर पे कितने लोग ऐसे हैं जहाँ पर आपके जो इनरविल जो एनजीओ है जो काम की है, और लगभग कितने लोग उससे प्रभावित हुए अगर देखा जाए? बहुत सारे लोग जो शहर के सरकारी स्कूल्स हैं, मोस्ट ऑफ द स्कूल गोद लिया जा चुका है। ये हमारी तो इनरविल बापू धाम जो है बिल्कुल नहीं है, हम जस्ट एफिलिएटेड हुए हैं, लेकिन हमारी जो सीनियर टीम और ग्रुप है उनका वर्क एक्सपीरियंस मोर देन 15 इयर्स है। वो सारी लेडीज जो है उसमें कुछ एक रंजीता रंजन गुप्ता हैं जिनका अपना भी एनजीओ चलता है जिसमें वो अपने बच्चों को, लड़कियों को फ्री एजुकेशन देती हैं। उनके नेतृत्व में ही वो पहली टीम काम कर रही है। तो बहुत सारे स्कूल्स को कवर अप किया है, बहुत सारे फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का दिया है। उसमें जांच शिविर लगाए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आई चेकअप्स, बहुत सारी चीजें हैं। तो रितु जी, जैसे जो मुझे समझ में आया कि आप काफ़ी सामाजिक स्तर की बात आपने बताया और पॉलिटिकल जर्नी भी आपने बताया, तो आप मुझे, अगर आपको यहाँ पे मोतिहारी से अगर आपको चुनाव लड़ने का मौका मिले तो आपके लिए सबसे सेफ सीट कौन सा आपको लगता है कि मुझे वहाँ चुनाव लड़ना चाहिए? आप चुनाव लड़ेंगे तो किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे आप, या अगर जिस सीट से चुनाव लड़ना चाहेंगे आप? तो देखिए, मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि मैं मोतिहारी से हूँ और मोतिहारी की हूँ, और मोतिहारी को जानती हूँ, मोतिहारी की बात करती हूँ, और मैं मोतिहारी के लिए प्रॉपर मोतिहारी का जब बात होता है तो मोतिहारी के सर्वांगिक समूचे पूरे विकास की बात होगी। ये ऐसा नहीं कि मेरे बाद फिर होगा कि नहीं भाई ये एमएलए हो गई तो एमपी करेंगे, मैं इस प्रोटोकॉल से चलना चाहती हूँ कि हमारे जो वार्ड कमिश्नर, वार्ड स्तर से हम स्टार्ट करें, एक हमारी टीम हो जिसमें सारे लोग एक साथ, एक कम्युनिटी बने, एक कमेटी बने जिसमें हम लोग सारे लोग टाउनशिप का मॉडल पे ध्यान दें, जिनका जो काम है वो हम लोग मिल के एक दूसरे के साथ लेके इसको सर्वांगीण विकास करें। तो अगर मान के चलिए रितु जी कि अगर आपको जनसुराज से टिकट नहीं मिलता है तो फिर आपका अगला प्रयास क्या रहेगा? क्या आप खुद चुनाव लड़ना चाहेंगे या फिर जनसुराज टिकट नहीं देगा तो फिर आप बैक हो जाएंगे? जनसुराज देखिए, ये जनसुराज सिर्फ मेरे लिए पार्टी नहीं है। जनसुराज मेरा इंटरेस्ट है। जनसुराज जो है मेरा लक्ष्य है अभी प्रशांत जी के। और मैं, जब आप किसी को गुरु मानते हैं तो आप कभी नेगेटिव नहीं सोचेंगे, और मैं भी चाहूंगी कि मैं भी अर्जुन की तरह या एकलव्य की तरह अपने गुरु को कंटिन्यू करी। मेरे दिमाग में कहीं से भी नेगेटिविटी नहीं है। मैं जिस स्टेमिना से, जिस पॉजिटिविटी से और जिस विजन से काम कर रही हूँ और जिस मतलब शक्ति के साथ मैं अपना दावेदारी प्रस्तुत करी, मुझे लग रहा है कि प्रशांत जी उस चीज को समझेंगे, क्योंकि मैं चीटिंग नहीं कर रही हूँ और मैं वास्तव में मोतिहारी की हूँ, तो प्रशांत जी कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे। तो अभी तक कितनी बार आपकी मुलाकात, आपने कभी प्रशांत जी से पर्सनल लेवल मुलाकात की है क्या? जी बिल्कुल। तो मुलाकात से आपको कैसा फील हुआ कि क्या आपने प्रशांत के साथ में पहली मुलाकात में क्या बातें हुई थी? प्रशांत जी द मोस्ट डिसिप्लिन पर्सन है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपको नहीं जानते हैं और आप उनकी पार्टी में हैं, तो ये आपका सबसे पहला और सबसे आपका गलतफहमी है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रशांत जी आपको नहीं जानते हैं और आप गए और कुछ भी कह के मिल लिए, तो नहीं। मैं जब मिली और मैं यहाँ पे नगर निगम महिला अध्यक्ष बनी थी, और मैं उनसे जब मिली, ही वॉज इन किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और मेरे साथ छोटा
बेबी था और मेरे को निकलना था, बट उस चीज़ को प्रशांत जी समझे और वो अपनी चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस में रुकते हैं और मेरे को बोलते हैं कि हाँ रितु बताइए, मेरा 6 मार्च का प्रोग्राम है, क्या तैयारी चल रही है। एंड आई वाज टोटली सरप्राइज्ड कि मैं क्या बोलूं, और मुझे लग रहा था कि मैं पहली दफा मिल रही हूँ और मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई कि भाई मुझे लग रहा था कि मेरे को तो जानती नहीं, मैं तो नगर निगम यहाँ मिली, मनोज भारती सर आए थे और उनके द्वारा मेरे को नियुक्ति पत्र मिला, तो मेरे को नहीं लगा था कहीं से भी कि प्रशांत जी ने मेरे को नोटिस किया है या मेरे को जानते हैं। तो वो मेरे लिए बहुत सरप्राइज्ड था और मैं एकदम से किसी और जोन में चली गई थी। देन ही सेड कि फील्ड में जाइए, फील्ड में काम करिए, हम लोग तो मिलते रहेंगे, रात को मिलते हैं। तो ही वाज सो फ्रेंडली और मेरे को अभी मिल के बहुत अच्छा लगा और बहुत डिसिप्लिन है और सारा प्यार उनका एक तरफ रहता है। जब आप वर्क फ्रंट पे आते हैं तो वो सिर्फ काम की बातें करते हैं। उनको अभी जो है वो हेड टू टो पूरा इलेक्शन के मूड में है और उनको अपने कैंडिडेट्स भी पूरा उसी जोन में दिखना चाहिए कि वो कभी सामने से आपको मिलेंगे तो या आप सोचेंगे आप कैसे हैं, नहीं आपका क्षेत्र कैसा है, कितना कवर अप हो गया, क्या क्या समस्याएं हैं, लोगों का क्या कहना है, धरातल पर कितना काम हुआ है, तो आप और ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं। सही बात, सही बात। अच्छा रितु जी, एक सबसे वास्ट सवाल ये होता है ना कि एक महिला को राजनीतिक में आना और महिलाओं को बहुत तरह का संघर्ष, घर का भी अपना स्थिति को देखना होता है, फैमिली देखना होता है, अगर आप किसी चीज में इन्वॉल्व है तो उसको भी देखना होता है, और महिला को खुद से राजनीति में आना, तो इस सारी चीजों को मैनेज करना एक अपने आप में भी एक सबसे बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल। तो कैसे इसको आप लगता है कि इसको आप सॉर्टेड कर पाएंगे आप इससे राजनीतिक में आने पर? आप सॉर्टेड कर रही हूँ, राजनीति में आने के बाद क्या, राजनीति में तो आ ही गई हूँ और मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि कहीं से ये एमएलए आपका जो क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है कि एमएलए बनने के बाद जितना काम नहीं करना होगा, मुझे लग रहा है उससे डबल काम प्रशांत जी करा रहे हैं अभी आप लोगों से। जितना क्षेत्र का डेटा, और ऐसा नहीं है कि आप हायर कर लिए किसी से और निकलवा लिए, वो खुद पकड़ सकते हैं आपको कि आपने किया है या किसी से करवाया है। तो वो आपका ब्रीफ आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, वो प्रॉब्लम्स, वो नाम वो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि आपके प्रखंड अध्यक्ष जो वहाँ पे गई कौन थे, मुखिया कौन थे, कितने सदस्य हैं वार्ड्स में। तो आप चीटिंग करके प्रशांत जी के सामने नहीं आ सकते। तो मैंने भी जब बोला मोतिहारी विधानसभा, तो उनका यही सवाल है कि आप मोतिहारी को कितना जानती हैं। तो अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहेंगे हम कि जितने भी आपकी खासकर महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जो पॉलिटिक्स में आना चाहती है, तो आपके तरफ से क्या संदेश होगा उनको जाने कि लड़कियों को क्या पॉलिटिक्स में आना चाहिए या उनको अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए? जी नहीं, इट्स हाई टाइम, महिलाओं को आना चाहिए। अच्छी पार्टियां आ रही हैं, अच्छे विजन से आ रही हैं, और आपका मानसिकता क्या है, आप अपनी मानसिकता के हिसाब से ही अपनी पार्टी चुनते हैं। तो मैं महिलाओं को रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप जुड़िए तो अच्छे विजन से जुड़िए, अच्छे नाम की वजह से, अच्छे स्टारडम की वजह से या किसी के प्रभाव में आके नहीं जुड़िए। जिससे भी जुड़िए अपनी मानसिकता के साथ जुड़िए कि नहीं ये ही मेरा विजन है और यही पार्टी है, मैं इसके साथ हूँ, और सिर्फ झंडा उठाने के लिए, कार्यकर्ता बनने के लिए, नाम डुबाने के लिए महिलाओं का मत आइए। किसी विजन से आइए, जिस भी पार्टी में रहिए उसका ग्रोथ करिए। अभी मेरे को ये मंच मिल गया इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपसे शेयर कर लूँ, नहीं तो मैं ये मैटर नहीं चाह रही थी कि उठाऊं। अभी मैं कुछ दिन से देख रही हूँ कि आरजेडी की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सारिका पासवान, उनका काफी बज आ रहा है। आई डोंट नो कि आप अवेयर है कि नहीं, राज्य प्रदेश अध्यक्ष है, पहली बार एक महिला को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। हर महिलाओं के लिए गौरव की बात होती। मैं कहती अंटी रोलान जब तक सारिका पासवान ने ऐसी हरकत नहीं की है, उन्होंने किसी भी, मेरे को लगता है कि आप जिस पॉइंट में है और जिस एरा में है उसकी राजनीति करें। बीते हुई लोगों की राजनीति जो है वो हमारा आज के नवयुवक नवयुवतियों का एजेंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी भी आकर हम आज से पिछले 25 साल की बात करेंगे तो विकास नहीं करेंगे। अभी हमारे पास मुद्दा क्या है, अगर उस मुद्दे
मुद्दे पे बात करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो सारिका पासवान ने ब्रह्मेश्वर मुखिया का मैटर उठाया है, जो अपने टाइम के बहुत फेमस हैं और उन्होंने अपनी ही जैसे बिहार की राजनीति पहले पिछले 35-40 सालों से रही है, तो हमारे यहाँ जातिवाद हुआ है और जातीय राजनीति होती आई है, तो हर आदमी अपने टाइम पे अपने समय के हिसाब से अच्छा ही किया है। अगर ब्रह्मेश्वर मुखिया का आज नाम है तो उनके अपने रीजन्स से है, तो मैं या सारिका या कोई भी नो वन टू जज अनटिल और अनलेस जब तक आप उस जो फिगर है उसकी बराबरी में नहीं है। तो सारिका ने जो भी बोला है उसको थोड़ा अच्छे से बोलना चाहिए, और वो सारिका पासवान है और जब आप कहीं फंसते हैं तो आप दलित हो जाते हैं। सारिका पासवान का टाइटल इसका मतलब नहीं है, इसके लिए रामविलास पासवान ने बहुत मेहनत किया है पासवान जाति को ऊपर लाने में, और जो तेजस्वी जी ने उनको पोस्ट दिया होगा यही सोच के दिया होगा कि आरजेडी का भला होगा, ग्रोथ होगा, कुछ अच्छा करके जाएगी, लेकिन जितना डैमेज कर दिया है सारिका ने और इस इलेक्शन टाइम में, तो उनको ऐसा लग रहा होगा कि भाई बेकारी किसी महिला को मतलब प्रवक्ता बनाए तो डैमेज हो गया। भाई तो सारिका आप किसी भी पार्टी के लिए काम करिएगा, डैमेज महिलाएं होंगी, आपने खराब किया तो वो अगली और 10 महिलाओं के लिए भी क्राइटेरिया हो जाएगा कि कहीं महिलाओं को अधिकार दिया जाए तो वो उस चीज को जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाए। तो आप अपने से ऊपर सुषमा जी को देख सकती थी, वो भी बीजेपी की प्रवक्ता रही हैं, और आप बिना किसी की बेइज्जती किए भी अपना काम अच्छा कर सकते हैं। तो जो उनका और आशुतोष सिंह का हुआ है, दोनों लोगों ने अपनी मर्यादा तोड़ी है। अगर सारिका के पास है रीजन्स कि आशुतोष ने मुझे बहुत बुरा भला बोला है, तो आशुतोष जी के पास भी रीजन्स थे। तो मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो गंदगी आप लोग सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं और दो तबके में जो नफरत फैल रही है उसको ओवरकम करिए, क्योंकि हम लोग जात पात से ऊपर उठ गए। सिर्फ पासवान कम्युनिटी और भूमिहार कम्युनिटी की बात नहीं है, ये पुरुष और महिला वर्ग में एक जो मर्यादा है उस अपनी मर्यादा में रहिए और मर्यादित राजनीति करते हैं, जिसमें लोग जो है अपनी बेटी को, अपनी बहन को इसमें भेजने से डरे नहीं, सम्मान करें। तो ऐसा नॉर्मल आज के टाइम में जो क्वेश्चन उठता है कि किस पार्टी को कितना सीट बिहार के इलेक्शन में मिल सकता है, तो अगर हम देखें यहाँ पर बीजेपी को देखें, जनसुराज को देखें, क्योंकि अभी जनसुराज क्या है, अभी मार्केट में ग्राउंड पे अभी स्टैंड हो रहे हैं, उनकी कार्यकर्ता अभी ग्राउंड लेवल पे उतने नहीं जितनी बीजेपी, आरजेडी, जदयू, कांग्रेस के कार्यकर्ता है। तो अगर हम सभी पार्टियों को देखें, एनडीए को देखें, उधर महागठबंधन को देखें और जनसुराज को देखें, तो आपके हिसाब से किस पार्टी को कितना सीट मिलने का संभावना दिखता है यहाँ पर, अगर अपना गेस करें तो? अपना मैं तो ओवर कॉन्फिडेंस हूँ कि जिस हिसाब से हमारे जो सुप्रीमो है, जब आपकी कंपनी का बॉस बहुत काम करता है तो हमारा तो 50% काम प्रशांत सर ही कर रहे हैं। तो मुझे तो 243 में लगता है, 243, क्योंकि हम लोग कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। और प्रशांत जी जब से बोले हैं कि 100 और 150 भी सीट आ जाएगा तो मैं इसे अपनी बहुत बड़ी हार मानूंगा। तो जब आप अपने आइडल को, अपने लीडर को थोड़ा निराश देखते हैं तो लिटरली अच्छा नहीं लगता है। तो मैं आपके मन से अपने सारे जनसुराज के जितने एसीसी कैंडिडेट हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज भाई लोग, बहन लोग, आप लोग इतना मेहनत करो कि प्रशांत सर टूटे नहीं, जुड़े, और हम लोग 243 हैं तो 243 उनको जीत के दिखाएं और उनकी शक्ति बने। तो मैं पॉजिटिव बोलूंगी, ये नहीं बोलूंगी, मैं सबको बोलूंगी जिन्होंने बिहार को डैमेज किया है। कोई ऐसी पार्टी नहीं रही है जिन्होंने बिहार के लिए बहुत अच्छा कुछ, किसी ने, नीतीश जी ने अगर सड़कें दी हैं तो उससे ज्यादा हमारा विकास रोक दिया है। तो सड़क दे के और आपका मुंह का निवाला छीन ले और आपके ही घर में बच्चे जो है एक खिचड़ी की भीख पे जाने लगे, तो ये बहुत निंदनीय चीज है। तो लास्ट सवाल हमारा है कि आपको हमारी आई ग्रो एक्स और एक्सप्रेस वाई की जो टीम हमारी है, तो उसको किस तरह से आप शुभकामनाएं देना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरे को बहुत अच्छा लगा आई ग्रो एक्स से मिलके, आपसे मिलके। आप
भी किशोर हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सौरभ आपसे मिलके। आई एम वेरी मच प्लीज्ड कि एक अच्छा इंटेलेक्चुअल मिला मेरे को, अच्छा पॉडकास्ट मिला। बहुत मजा आया, शेयरिंग चीजें आपके साथ करके मेरे को बहुत खुशी हो रही है। ओके, तो इसी के साथ धन्यवाद आप सभी का। और हमारे साथ में रितु रंजन थी और वो सामाजिक मुद्दे पर और राजनीतिक मुद्दे पर काफी विवाद की बातें हमारे साथ में शेयर की। और आगे की बात जो भी होगी हमारे नेक्स्ट एपिसोड में हम आपके साथ में शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल, थैंक यू। थैंक यू।